Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is matrix algebra. Most of the students ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा होगा वो इस लेक्चर को गौर से सुने, तो होपफुली इस लेक्चर के एंड तक उन्हें हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलें स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स। यानी अगर हम नंबर्स को एक बॉक्स की फॉर्म में अरेंज कर दें तो वो एक मैट्रिक्स है। सिंपल। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके टेस्ट के रिजल्ट्स दिए हुए हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। यानी स्टूडेंट 1 के टेस्ट 1 में 75 मार्क्स हैं, टेस्ट 2 में 82 मार्क्स हैं, टेस्ट 3 में 86 मार्क्स हैं, एंड सो ऑन। हर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हम इन नंबर्स को इसी सीक्वेंस में यहाँ लिख लेते हैं और उनके साइड पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, यानी आपने नंबर्स को एक बॉक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिए। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अवेलेबल है। कितनी रोज हैं? 5 रोज हैं। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। इसी तरह कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में 5 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी? 5/3, जिसे हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। 5/3 मीन्स 5 रोज 3 कॉलम्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/2, तो उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो ये डायमेंशन है एक मैट्रिक्स की। अब इसमें जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये 80 दिया हुआ है, इस 80 का क्या एड्रेस है इस मैट्रिक्स में? अगर इसे लोकेट करना चाहें तो कैसे लोकेट करेंगे? तो सिंपली देखें, 80 जो है वो 4th रो में और 2nd कॉलम में। तो इसका एड्रेस क्या है? 4th रो एंड 2nd कॉलम, ये इसका एड्रेस है। इसी तरह ये जो 91 है, ये 2nd रो में है और 1st कॉलम में। तो इसका एड्रेस क्या है? 2nd रो 1st कॉलम। तो हर एलिमेंट का कोई ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस है। ठीक है। अब एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, यानी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए, यानी ये मैट्रिक्स का नाम लिखा हुआ है ए, ये जो कैपिटल लेटर में है ये बेसिकली मैट्रिक्स का नाम होता है। ए मैट्रिक्स ए कंटेनिंग एलिमेंट्स ए, ये जो स्मॉल ए है ये एलिमेंट है। एलिमेंट्स का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर में शो करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि एलिमेंट के साथ सबस्क्रिप्ट में आई और जे लिखा हुआ है। ये आई जे बेसिकली क्या है? इस एलिमेंट का एड्रेस। यानी आई मीन्स ये एलिमेंट किस रो में है और जे मीन्स ये एलिमेंट किस कॉलम में है। तो रो और कॉलम की शेप में इसका एड्रेस साथ में लिखते हैं एलिमेंट के। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, इसमें एलिमेंट 2, 3 कहाँ पे है, या 2, 3 का नंबर क्या दिया होगा आपके पास, 2, 3 की वैल्यू क्या है? एलिमेंट 2, 3 देखना है तो बड़ा सिंपल है, 2nd रो 3rd कॉलम। 2, 3 मीन्स 2nd रो 3rd कॉलम। तो यहाँ पर 2nd रो ये वाली है और 3rd कॉलम ये वाला है। तो 2nd रो और 3rd कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आ रही है वो 100 है। ये आपका एलिमेंट 2, 3 है। इसी तरह एलिमेंट 3, 2 क्या होगा? 3rd रो 2nd कॉलम। तो 3rd रो ये वाली है और 2nd कॉलम ये वाला है। तो ये जो 70 है ये बेसिकली आपका एलिमेंट 3, 2 है, 3rd रो और 2nd कॉलम के अंदर जो आपका आ है। तो इसी तरह हर एलिमेंट के साथ उसका एड्रेस होता है। तो अगर हम जनरल फॉर्म देखें मैट्रिक्स की क्या होती है, तो जनरल फॉर्म ये है आपके पास। ये मैट्रिक्स का नाम लिखा है कैपिटल लेटर में ए, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बी सी डी कुछ भी रखते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में। उसके बाद उसके एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट ए। अब फर्स्ट एलिमेंट देखें, उसके साथ उसका एड्रेस लिखा है 1, 1।
1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद इसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उससे नेक्स्ट A14, उससे नेक्स्ट A15। अब रो तो फर्स्ट ही है, और अगर लास्ट एलिमेंट पे जाएं तो लास्ट का कॉलम क्या होगा हमें नहीं पता, उसे हम nth कॉलम कह देते हैं, कोई भी कॉलम। तो A1n यानी रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कोई भी हो सकता है। इसी तरह जब नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारी रो चेंज हो जाएगी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद इसी सेकंड रो में जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में, उससे नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम में, एंड सो ऑन। सेकंड रो और nth कॉलम, लास्ट पे जो कॉलम है वो हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है। इसी तरह जब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो वो थर्ड रो हो जाएगी, फिर फोर्थ रो, एंड सो ऑन। जब आखिरी रो में चले जाएंगे तो हमें नहीं पता लास्ट रो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम लास्ट पे m लिख देते हैं रो की जगह पे, कि mth रो, कोई भी रो, लेकिन कॉलम फर्स्ट वाला है। अब इसी mth रो में नेक्स्ट चलें तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, mth रो, लेकिन कॉलम सेकंड m2। उससे नेक्स्ट क्या होगा m3, नेक्स्ट क्या होगा am4, उससे नेक्स्ट क्या होगा am5, एंड सो ऑन। एंड तक जाएंगे तो लास्ट वाला कॉलम तो हमें पहले ही नहीं पता कौन सा है, उसका नाम हमें n रखा हुआ था, तो वो एलिमेंट क्या होगा amn, यानी mth रो है और nth कॉलम। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। अब यहाँ पर जो नोट लिखा है वो बेसिकली यही है कि आपने मैट्रिक्स का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में डिनोट करना है, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं टोटल और कितने कॉलम्स हैं, ये उसकी डायमेंशन है। उसे लिखते कैसे हैं, m स्मॉल m लिखा मल्टीप्लाई स्मॉल n, जिसे हम रीड कैसे करते हैं m/n। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायमेंशन दिया 5/3, इसका मतलब क्या है, इसकी रोज 5 है, इसके कॉलम्स 3 हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। उसके बाद एक डायमेंशन दिया 2/2, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे। उसके बाद एक डायमेंशन है 4/5, इस मैट्रिक्स में 4 रोज और 5 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट वर्दी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पहली डायमेंशन की बात करूँ 5/3, जिसमें 5 रोज और 3 कॉलम्स हैं, अगर इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 15 आएगा। ये 15 बेसिकली इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये जो मैट्रिक्स बनाया था ऊपर, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज थी, 5 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। ये 5/3 मैट्रिक्स था। तो अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आएगा। ये 15 बेसिकली बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे। आप काउंट कर लें, ये 15 एलिमेंट्स आपके पास गिवन है। तो किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं उस मैट्रिक्स के। तो ये आपकी डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये बहुत इजी है, ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स रोज और कॉलम की फॉर्म की रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके सामने गिवन है तो उसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, उसकी डायमेंशन क्या होगी वो आप इजीली देख सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स होती है मैट्रिक्स की, जिसमें फर्स्ट वन है वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली वन स्पेशल क्लास ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड ए वेक्टर। A vector is a matrix having only one row or one column। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम चाहे जितने मर्जी, सिर्फ एक रो, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। और हमारे पास एक मैट्रिक्स अगर ऐसा हो जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो, रोज चाहे जितनी मर्जी हो, कॉलम सिर्फ एक हो, तो वो भी एक वेक्टर होगा। इसी की बेस पे वेक्टर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर क्या होता है, ए रो वेक्टर इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो।
यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाए, रो सिर्फ एक हो, उसे हम रो वेक्टर कहेंगे। और उसकी डायमेंशन क्या होगी? 1/n, यानी रो सिर्फ एक होगी, कॉलम्स जितने मर्जी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 254, इसमें कॉलम 3 है लेकिन रो सिर्फ एक है, तो ये क्या आपके पास रो वेक्टर है। इसकी डायमेंशन क्या है? 1/3। नेक्स्ट है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर क्या होता है? एक कॉलम वेक्टर इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज चाहे जितनी मर्जी हो, कॉलम सिर्फ एक है, तो वो कॉलम वेक्टर है। और इसकी डायमेंशन कैसे लिखते हैं हम? m/1, यानी कॉलम सिर्फ एक होगा, रोज चाहे जितनी मर्जी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है T, जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 6, 5, 7। तो रोज तो इसमें 4 हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। कॉलम एक है तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम वेक्टर। वैसे इस टी मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है? 4/1। तो रो वेक्टर जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम वेक्टर जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5। अब यहां पर देखें, इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसकी डायमेंशन क्या है? 1/1। रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी में देखें, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसकी डायमेंशन 2/2 है, तो रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी सेम है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी में देखें, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसकी डायमेंशन 3/3 है, रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी सेम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। अब जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं तो उसके साथ साथ हम डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। अब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये वाला, इसमें इसकी डायमेंशन क्या है आपकी? 3/3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब यहां पर देखें, इसके फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक मैंने एक डायगोनल लाइन लगा दी, ये वाली। इस लाइन में देखें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखें, इस मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी थी? 3/3, 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम है, और इस डायगोनल पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या बेसिकली? प्राइमरी डायगोनल, जो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होता है, ये प्राइमरी डायगोनल है, ठीक है। इसी तरह एक होता है सेकेंडरी डायगोनल। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, ये जो प्राइमरी डायगोनल है बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है। इस पे भी 3 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डायगोनल में और सेकेंडरी डायगोनल में। अगर आप प्राइमरी डायगोनल में देखें तो किसी भी एलिमेंट को देखें, फॉर एग्जांपल ये 10 जो है, इसका एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 50 जो है, इसका एड्रेस क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये 90, इसका एड्रेस क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो प्राइमरी डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से आप कोई भी एलिमेंट ले लें, उसकी रो और कॉलम का नंबर सेम होगा, तो ये प्राइमरी डायगोनल होता है। जबकि सेकेंडरी डायगोनल में ऐसा लाजमी नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल्स होते हैं, प्राइमरी डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स for which the elements along the primary diagonal all equal 1 and all other elements equal 0. अब इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाई 2 का, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसमें प्राइमरी डायगोनल देखें, प्राइमरी डायगोनल की पहचान आपको होगी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जो है। अब 2 बाई 2 एलिमेंट, इसकी जो डायमेंशन है वो 2 बाई 2 है इस मैट्रिक्स की, तो इसमें जो प्राइमरी डायगोनल होगा उसके ऊपर 2 एलिमेंट्स ही होंगे, तो ये इसका प्राइमरी डायगोनल है। उस पर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 एंड 1। ये अब यहां पर देखिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्राइमरी डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 हो और बाकी के तमाम एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में जितने भी हैं वो सारे 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और उसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब यहां पर देखें, एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स दिया हुआ ये वाला, इसका जो प्राइमरी डायगोनल है उसके ऊपर 1 दिए हुए हैं, सारे एलिमेंट्स 1 हैं, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं, तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी सेम होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन उस मैट्रिक्स के प्राइमरी डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होता है और उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा। सिमिलरली आप मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में मैट्रिक्स ए आ जाएगा। मैट्रिक्स बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके रिजल्ट में मैट्रिक्स बी आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में वही सेम मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है। यानी ए आई यानी मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ये टाइप नहीं है, ये सेपरेट एक कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, और ये किसी मैट्रिक्स का ले सकते हैं, लाजमी नहीं है इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। आप जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जिनकी डायमेंशन लाइक 2 बाई 3, 3 बाई 5, 5 बाई 4, उनका भी ट्रांसपोज हो सकता है। ट्रांसपोज होता क्या बेसिकली, इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है एच मैट्रिक्स, उसकी डायमेंशन क्या है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 बाई 2। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो सबसे पहले तो इसके नाम के ऊपर h के ऊपर t लिख दूंगा पावर में, h रेज टू पावर t मींस h मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है? आप जो h मैट्रिक्स है उसकी रोज को कॉलम्स बना दें। अब h मैट्रिक्स में पहली रो क्या थी? 3 एंड 2, उसे आप फर्स्ट कॉलम बना दें 3 एंड 2। सेकेंड रो क्या थी? 4 एंड 0, उसे आप सेकेंड कॉलम बना दें 4 एंड 0। थर्ड रो क्या थी? 1 एंड -2, उसे आप थर्ड कॉलम बना दें 1 एंड -2। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रोज की बजाय एच मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते तो भी यही रिजल्ट आना था। फॉर एग्जाम्पल एच मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है? 3 4 1, उसे आप रो बना दें 3 4 1। और एच मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम क्या? 2 0 -2, उसे आप सेकंड रो बना दें 2 0 -2, तो रिजल्ट वही रहेगा। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, या किसी मैट्रिक्स की के कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज है, सिंपल कॉन्सेप्ट।
अब हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब इसके लिए एक रूल माइंड में रखिएगा, टू मैट्रिसेस में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। यानी अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो लाजमी है कि उन दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशन सेम है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी डायमेंशन क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स 2 बाय 2। इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है, उसकी डायमेंशन क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो इन दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशन सेम है 2 बाय 2, तो ये ऐड भी हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर दो मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है, वो ऐड भी नहीं हो सकते, वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। डायमेंशन का सेम होना लाजमी है, ये माइंड में रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने ए प्लस बी करना है, यानी मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को प्लस करना है, तो कैसे करूंगा। बड़ा सिंपल है, आप मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में मैट्रिक्स बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स एड्रेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए का जो पहला एलिमेंट है 1, इसका एड्रेस क्या है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें आपने मैट्रिक्स बी का वही वाला एलिमेंट ऐड करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। तो 1 प्लस -3 ये यहां पर आ जाएगा। उसके बाद ये है A12, यानी एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहां पर बी के अंदर एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है 2, तो 3 + 2 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर देखें, मैं पहले एलिमेंट 1 1 को एलिमेंट 1 1 में ऐड कर रहा था, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसके मैं एलिमेंट 1 1 की जगह पे लिखूंगा इनको ऐड करके। फिर मैं एलिमेंट 1 2 को एलिमेंट 1 2 में ऐड कर रहा था, तो जो इसका रिजल्ट जो है उसे मैं रिजल्टिंग मैट्रिक्स में एलिमेंट 1 2 की जगह पे लिखूंगा। उसके बाद ये जो 4 है ये एलिमेंट 2 1 है, तो मैट्रिक्स बी का ये जो 0 है ये भी एलिमेंट 2 1 है। तो 4 + 0 इसे मैं इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स में एलिमेंट 2 1 की जगह पे लिख रहा हूँ, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे। उसके बाद ए मैट्रिक्स में जो -2 है ये एलिमेंट 2 2 है। बी मैट्रिक्स में एलिमेंट 2 2 कितना है 4, तो -2 + 4 उसे मैं इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स में एलिमेंट 2 2 पे ही लिखूंगा, यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में। तो सिंपली इनको ऐड कर लें, 1 -3 -2, 3 + 2 5, 4 + 0 4, -2 + 4 + 2, तो आपके पास a + b आ जाएगा। कितना आएगा, a + b = -2 5 4 एंड 2। तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन भी 2 बाय 2 ही होगी, क्योंकि आप जो दो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं उनकी डायमेंशन 2 बाय 2 थी, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन भी वही होगी। अगर आप दो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनकी डायमेंशन 3 बाय 3 होती तो उसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऐड करने के बाद 3 बाय 3 होना था। ठीक है। अब अगर हमने a - b करना होता है तो सेम प्रोसीजर, आपने a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से b मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर देना है। a11 में से ये b मैट्रिक्स का a11 माइनस करना है, यानी 1 - -3, और उसे रिजल्टिंग मैट्रिक्स में a11 की जगह भी लिख देना है। यहां पर देखें 1 - -3। इसी तरह मैंने सेकंड एलिमेंट 3 और इसका सेकंड एलिमेंट 2, 3 - 2 कर दिया यहाँ पे। इसी तरह मैंने थर्ड एलिमेंट ए का लिया और थर्ड एलिमेंट बी का लिया, माइनस कर दिया। थर्ड एलिमेंट एक फोर्थ एलिमेंट ए का लिया और फोर्थ एलिमेंट बी का लिया, उन्हें माइनस कर दिया और सॉल्व किया तो मेरे पास ये a - b आ गया। 1 माइनस माइनस प्लस 1 3 4, 3 - 2 1, 4 - 0 4, -2 - 4 -6। और ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन भी 2 बाय 2 है, क्योंकि ए और बी दोनों मैट्रिक्स जो थे उनकी डायमेंशन 2 बाय 2 थी। ठीक है। अब यहां पर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ एडिशन पे वैलिड है। वो क्या है कि अगर आप a + b कर देंगे या b + a कर देंगे
एक ही चीज़ है, सेम है। सिमिलरली अगर आप a प्लस बी करेंगे और बाद में c प्लस करेंगे, या पहले b प्लस सी कर लेंगे और बाद में a प्लस करेंगे, तो सेम ही चीज़ है, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? बेसिकली स्केलर क्या होता है पहले तो ये देखते हैं ना। ए स्केलर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वैसे मैं नंबर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एडिशनली, अगर आप देखना चाहें तो उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं रियल नंबर बता देता हूँ आपको। रियल नंबर बेसिकली कोई भी नंबर, 2, 3, -2, एनीथिंग, डेसिमल में ले लें, चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी नंबर ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव, वो रियल नंबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या होती है कि आपने किसी मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास, इसकी डायमेंशन क्या है? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2 इसकी डायमेंशन है। इसे मैं के के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के इज ए स्केलर, ठीक है, ये एक नंबर है। तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? बड़ा सिंपल है। के को जब ए से मल्टीप्लाई करना है तो के आपके मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो के जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 के, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 के, -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 के, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के रह जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 के बन जाएगा। यानी आपने उस नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अगर इस मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, ये एक रियल नंबर है, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 3 को इस मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है द इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट क्या चीज होती है? सबसे पहले तो इसके रूल्स को देख लेते हैं ना। फर्स्ट रूल है कि द इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली इफ द रो एंड कॉलम वेक्टर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहली चीज के जो इनर प्रोडक्ट होती है वो रो एंड कॉलम वेक्टर की होती है, और सिर्फ उन रो और कॉलम वेक्टर्स की जिनके एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम होती है, ठीक है। अब हम पहले बाकी के रूल्स देखने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? अगर आप टाइप्स को रिमाइंड करें तो ये एक रो वेक्टर है जिसमें एक रो है, और ये जो मैट्रिक्स बी है ये कौन सा वेक्टर है? कॉलम वेक्टर जिसमें एक कॉलम है। तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट निकल सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले रूल में देखा है कि आपके पास एक रो वेक्टर होना चाहिए और एक कॉलम वेक्टर होना चाहिए। और दूसरी चीज, इनकी एलिमेंट्स की क्वांटिटी देखें। मैट्रिक्स ए में 3 एलिमेंट्स हैं और मैट्रिक्स बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब इनकी इनर प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहला रूल जो देखा उसमें क्या लिखा हुआ था कि रो और कॉलम वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए अगर आप इनर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। अब इनर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगी वो देख लेते हैं इन दोनों की। हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो रो वेक्टर, ये जो a मल्टीप्लाई b करना है, मैट्रिक्स a की वैल्यूज लिखी मैंने यहाँ पर, एलिमेंट्स 5 -2 1, ये रो वेक्टर है, और मल्टीप्लाई करना है मैंने मैट्रिक्स b जो कि कॉलम वेक्टर है, -2 -4 10, ठीक है। इनके एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है इनको? आपने रो वेक्टर के
हर एलिमेंट को कॉलम वेक्टर के उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट है 5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई -2, 5 मल्टीप्लाई -2। फिर आपका जो मैट्रिक्स ए है उसके सेकंड एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई -4, ये -2 मल्टीप्लाई -4। उसके बाद मैट्रिक्स ए का जो थर्ड एलिमेंट है उसे मैट्रिक्स बी के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 10, ये 1 मल्टीप्लाई 10, और दरमियान में सबके प्लस का साइन, क्योंकि हमने इस सारे रिजल्ट को टोटल करना है, सम करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपके पास इनर प्रोडक्ट आ जाएगी। अब जो इनर प्रोडक्ट आई है वो है 8। जो इनर प्रोडक्ट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मींस, स्केलर क्या था, एक रियल नंबर। स्केलर क्वांटिटी मींस कि एक रियल क्वांटिटी होगी, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर -10 भी आ सकता था, 12 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, कोई एक नंबर आएगा आपके पास। तो यही रूल्स आपके ऊपर लिखे हुए हैं, अगर आप इनको रीड करें तो फर्स्ट रूल तो हमने पहले रीड कर लिया ना। सेकंड रूल है द इनर प्रोडक्ट रिजल्ट्स व्हेन ए रो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए कॉलम वेक्टर एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल है द इनर प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द टू वेक्टर्स एंड अलजेब्रिकली समिंग। तो ये उसका मेथड लिखा है कि हर एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट होती है जो रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट में आती है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने पहले देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, किसी स्पेसिफिक नंबर से, वो कैसे करेंगे। फिर हमने देखा कि अगर हमने किसी रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे, जिसे हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब जनरली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। अब प्रॉपर्टीज अगर देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो फर्स्ट में लिखी हुई है कि द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, यानी अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी अगर आपके पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है और आप उन्हें मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो लाजमी है कि मैट्रिक्स ए की जो कॉलम है और मैट्रिक्स बी की जो रोज हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, तो फिर ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड उन्होंने जो रूल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो हम पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर देख लेंगे। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 1 में हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसकी डायमेंशन क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 बाई 2। फिर मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, उसकी डायमेंशन क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 बाई 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रूल क्या है, अगर हमने ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है तो रूल ये है कि ए मैट्रिक्स की कॉलम्स और बी मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ए मैट्रिक्स के कॉलम 2 है और बी मैट्रिक्स की रोज भी 2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए ए मल्टीप्लाई बी करूंगा। अगर हमने बी मल्टीप्लाई ए करना है तो फिर मैं बी मैट्रिक्स के कॉलम्स और ए मैट्रिक्स की रोज की क्वांटिटी को देखूंगा, अगर वो सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो अगर हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मल्टीप्लाई बी करना है, तो ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, अब ए कॉलम की हर रो को बी कॉलम की हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए कॉलम की जो फर्स्ट रो है 2 एंड 4, इसे मैं ए मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है 2 एंड 4, इसे मैं बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें कॉलम ही एक है।
अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करने से पहले देखें कि मैं ए मैट्रिक्स की रो को बी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होने लगी है। तो ये बेसिकली क्या चीज है जो हमने पहले अभी देखी थी, द इनर प्रोडक्ट, जिसमें हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। यहां पर ए की फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है 2, और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4, तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया। और फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट क्या है 4, और बी के फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और दरमियान में प्लस का साइन, क्योंकि हमने ऊपर इनर प्रोडक्ट में देखा था कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद ए की सेकंड रो और बी का कॉलम। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, और बी के फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -4 है, तो 3 मल्टीप्लाई -4। उसके बाद ए की सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 1, और बी के फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 वो लिख दिया, और दरमियान में प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले क्या किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने A11 पे लिखी है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स के A11 पे, यानी उसके रिजल्ट में आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स का A11 यानी एलिमेंट 11 बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं यहाँ पर रिजल्टिंग मैट्रिक्स में भी उसको मल्टीप्लिकेशन को सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी -8 और +8 0 हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई -4 -12 प्लस 2, तो आपके पास -10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास ए को मल्टीप्लाई करने से, ए को बी से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो मैट्रिक्स आया वो एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है 2 रोज एंड 1 कॉलम, यानी 2 by 1। अब यही चीज उसने ऊपर सेकंड रूल में बताई हुई थी मल्टीप्लिकेशन के, कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है ना, उसकी डायमेंशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना उसकी रोज और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो उसकी डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो है 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम क्या है 1, तो 2 by 1 इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो इस तरह हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों रूल्स को माइंड में रखना है कि अगर आप C को D से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो C के कॉलम्स और D की रोज सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो उस रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, बेसिकली C की रोज और D के कॉलम्स, ये बेसिकली उस रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब एक और एग्जांपल करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो हमें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास C मैट्रिक्स है और D मैट्रिक्स है। C मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है 2 by 2, और D मैट्रिक्स की डायमेंशन भी क्या है 2 by 2। तो C को अगर D से मल्टीप्लाई करना है तो C के कॉलम वो 2 हैं और D की रोज वो भी 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब मल्टीप्लाई करना है, बड़ा सिंपल है। C की फर्स्ट रो को D के फर्स्ट कॉलम से फिर D के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद C की सेकंड रो को D के फर्स्ट कॉलम से D के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं। C की फर्स्ट रो और D का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -3 है और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 7 है, -3 मल्टीप्लाई 7 वो लिख दिया, और सेंटर में प्लस का साइन। और यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसे कहाँ पर लिखेंगे रिजल्टिंग मैट्रिक्स में, A11 पे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखेंगे इसे। उसके बाद अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं।
फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 है, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब क्योंकि हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे लिखेंगे रिजल्टिंग मैट्रिक्स में? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की जगह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट किया -3 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट किया 4, -3 मल्टीप्लाई 4 यहाँ लिखा और सेंटर में प्लस का साइन। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में 4 है पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 1 है, 4 मल्टीप्लाई 1 ये लिख दिया, प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 5 है और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 7 है, 5 मल्टीप्लाई 7 ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डील कर रहे हैं तो रिजल्टिंग जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ पर लिखेंगे रिजल्टिंग मैट्रिक्स में? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे रह गया है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 5 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर लिख दिया और सेंटर में प्लस का साइन। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डील कर रहे थे तो हमने यहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन को सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जगह पे लिखे। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और -3 मल्टीप्लाई 7 -21 प्लस 2 -19। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 6 -3 मल्टीप्लाई 4 -12 प्लस 6 तो आपके पास -6 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 4 7 मल्टीप्लाई 5 35 4 प्लस 30 35 39 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 5 मल्टीप्लाई 4 20 12 एंड 20 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये आपके पास C मल्टीप्लाई D यानी दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके पास इसकी डायमेंशन क्या है 2/2 यानी C की रोज और D के कॉलम्स, ये बेसिकली इसकी डायमेंशन होगी 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपने सिर्फ एक रूल माइंड में रखना होता है कि आप अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए बस। तो ये ऑपरेशंस थे जो हम मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है? इफ ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर, यानी मैट्रिक्स अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स मे बी कंबाइंड टू कंप्यूट ए रियल वैल्यूड नंबर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। यानी आपके पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होने के लिए लाजमी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अवेलेबल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी सेम होती है, 2/2 3/3 1/1। तो इस तरह के मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो सकते हैं। और डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है? आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक रियल वैल्यूड नंबर बना लेते हैं, यानी एक रियल नंबर बना लेते हैं। रियल नंबर मींस मैंने पहले ही बताया था, रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर ले लें आप, तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक रियल नंबर बना लेते हैं, वो उसका डिटर्मिनेंट होता है। और ये बहुत यूजफुल है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है। ये जैसे हमने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे ना अपने लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक के अंदर, उन सिस्टम्स को हम डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स A, उसमें ये 2/2 मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 5 3 -2। ठीक है। अब जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसे हम डेल्टा से शुरू कर सकते हैं, ये उसका सिंबल है। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसके साइडों पे एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, बिल्कुल सीधी, ब्रैकेट नहीं लगानी, वर्टिकल लाइन लगानी। तो या आप डेल्टा के थ्रू शो कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, उसका सिंबल है, या आप उसके एलिमेंट्स के साइड पे वर्टिकल लाइंस लगा दें। तो इसका भी मतलब यही है कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है वो ये है। तो अगर मैं इसको कुछ यूं लिख दूं कि मैं इसके मैट्रिक्स के नाम के साथ भी, यानी इसका नाम A है, उसके साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दूं,
और इसके एलिमेंट्स के साथ भी दो वर्टिकल लाइन लगा दूं, तो ये आपके पास इसकी कह लें कि इस तरह आप डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स ए की। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए लिखा हुआ था और ये जो चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई ये शो कर रही है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए जो उसके 1/1, 2/2, 3/3 मैट्रिसेस होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस बात कर रहे हैं ना, तो 1/1, 2/2, 3/3, इनके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जो 1/1, 2/2 और 3/3 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को इजीली कैलकुलेट कर देता है। तो स्पेशल टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1/1 मैट्रिक्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -5, ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1/1 इसकी डायमेंशन है। इसका मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले से आप मैट्रिक्स की इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले से आप डिटर्मिनेंट की नोटेशन में लिख लें। आपने मैट्रिक्स के नाम के साथ भी वर्टिकल लाइन लगा दी और उसके एलिमेंट के साथ भी वर्टिकल लाइंस लगा दी। ये इसकी डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो सिंपली जो 1/1 मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है एक, वो ही उसका डिटर्मिनेंट होती है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया डेल्टा इज इक्वल टू -5। यहाँ पर आप ए भी लिख सकते थे उसकी साइडों पे वर्टिकल लाइन लगाकर, लेकिन मैंने दोनों ही सिंबल यूज कर लिए। मैंने ये वर्टिकल लाइन वाला भी यूज कर लिया, मैंने ये डेल्टा भी यूज कर लिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दोनों चीजें डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। तो किसी भी 1/1 मैट्रिक्स का अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए सिंपली उस मैट्रिक्स में जो वैल्यू दी होती है, जो नंबर दिया होता है, वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। अगर मेरे पास एक 1/1 मैट्रिक्स होता, मैट्रिक्स सी, उसके अंदर वैल्यू होती 3, वही उसका डिटर्मिनेंट होना था। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? पहले तो मैंने उसे डिटर्मिनेंट की नोटेशन में लिख दिया ना कि जो मैट्रिक्स का नाम है उसके साथ भी वर्टिकल लाइंस और एलिमेंट्स के साथ भी वर्टिकल लाइंस। अब डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल है। प्राइमरी डायगोनल देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ये, उसका प्राइमरी डायगोनल ये है और सेकेंडरी डायगोनल क्या है? ये वाला। ये जो येलो हाईलाइटेड नंबर्स हैं ये प्राइमरी डायगोनल पे हैं और ये जो ग्रीन हाईलाइटेड नंबर्स हैं ये सेकेंडरी डायगोनल पे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डायगोनल पे जो नंबर, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -2, 2 × -2। उसके बाद ये जो सेकेंडरी डायगोनल पे नंबर्स दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 3, 5 × 3 और सेंटर में माइनस का साइन आएगा, यानी प्राइमरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिटर्मिनेंट है। 2 × -2 -4, माइनस 5 × 3 15, -4 -15 -19। तो ये मैट्रिक्स ए, ये जो 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर, उसका डिटर्मिनेंट है -19। यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट जो है वो एक रियल नंबर है आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर 3/3 मैट्रिक्स हो, ये एक मैट्रिक्स ए है 3/3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के जो पहले दो कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, इसको आपने मैट्रिक्स के बाहर साथ ही लिख देना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सबसे पहले आपने ये करना है। ठीक है, कोई भी 3/3 मैट्रिक्स आपके पास दिया हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके पहले दो कॉलम्स जो हैं उनको बाहर उस मैट्रिक्स के साथ लिख देना है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्राइमरी डायगोनल्स को हाईलाइट करना है। अब देखिए प्राइमरी डायगोनल्स 3/3 मैट्रिक्स में प्राइमरी डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर इसका प्राइमरी डायगोनल। ये पहला प्राइमरी डायगोनल है 3 2 1। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा प्राइमरी डायगोनल है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा प्राइमरी डायगोनल है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो फर्स्ट प्राइमरी डायगोनल है इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 × 1, ये लिख दिया मैंने, 3 × 2 × 1, प्लस जो सेकंड आपके पास प्राइमरी डायगोनल है
उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, प्लस ये जो थर्ड प्राइमरी डायगोनल है 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये आपका 3 प्राइमरी डायगोनल्स आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। उसके बाद माइनस और ब्रैकेट के अंदर, ये मैंने पहले वाले भी तीनों प्राइमरी डायगोनल्स को ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर। अब सेकेंडरी डायगोनल्स की बारी है। अब सेकेंडरी डायगोनल्स क्या थे? प्राइमरी डायगोनल के बिल्कुल ऑपोजिट। तो इसमें पहले वाला सेकेंडरी डायगोनल कौन सा बन रहा है? ये वाला 2 2 3। उसके बाद ये वाला दूसरा सेकेंडरी डायगोनल है 3 4 -2। उसके बाद ये वाला तीसरा सेकेंडरी डायगोनल है 1 -1 एंड 1। तो आपने बिल्कुल वही काम करना है। पहले इस फर्स्ट वन सेकेंडरी डायगोनल जो गिवन है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस दूसरे वाले सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2, प्लस थर्ड वाले सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब सॉल्व कर लें इनको। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 4। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2 -24, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 -1। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 12 प्लस 4 22 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन ये आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर 12 -24 -1, तो ये -13 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 22 प्लस 13 35, तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास इस 3/3 मैट्रिक्स का। तो सिंपल मेथड है, पहले 3 प्राइमरी डायगोनल्स को हाईलाइट करें, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दें, फिर उसमें से माइनस करना आपने किसको? जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं तीनों, उनकी मल्टीप्लिकेशन के सम को। ठीक है, तो ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये स्पेशल टेक्निक थी जिसके थ्रू हम 1/1, 2/2 एंड 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर इससे बड़े हो जाएं 4/4, 5/5, 6/6 मैट्रिक्स, उनके भी डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम मेथड ऑफ कोफैक्टर एक्सपेंशन यूज करते हैं। वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं एडिशनल वीडियोस के अंदर वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिल वक्त आप 1/1, 2/2 एंड 3/3 के डिटर्मिनेंट पे फोकस करें। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ा सिंपल है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी आप मैट्रिक्स पकड़ें, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स हमने अभी कैलकुलेट करना देखे, कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इक्वल 0 देन द डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट कॉलम है 5 10, सेकंड कॉलम 0 0। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई एक कॉलम, उसके सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। या कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0 0, 0 माइनस 0 0। ठीक है, तो किसी अगर कोई एक पूरी रो 0 हो या कोई पूरा कॉलम 0 हो, तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 निकलेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी रो और कॉलम इज ए मल्टीपल ऑफ another रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका फर्स्ट कॉलम है 2 4, सेकंड कॉलम है 8 16। अब यहां पर देखें, ये जो सेकंड कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है। मल्टीपल मींस कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सेकंड कॉलम आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई 4 8, 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो ये जो सेकंड कॉलम है ये बेसिकली फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है। तो अगर कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल होगा तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, या अगर कोई एक रो किसी दूसरे रो का मल्टीपल होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 5 -6 15। मैंने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया सिंपल 2/2 मेथड जो हमने यूज किया था डिटर्मिनेंट का। 15 मल्टीप्लाई 1 किया 15 आया, माइनस उसमें से माइनस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 5 किया, कितना आया -30। तो 15 माइनस माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा 45। तो इस 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है 45 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं, उनकी जगह आपस में चेंज कर देता हूं। मैंने 515 को पहले फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दिया और 1 - 6 को सेकंड कॉलम की जगह पे लिख दिया। तो ये मैंने इंटरचेंज कर दिया है। अब अगर मैं इस इंटरचेंज्ड मैट्रिक्स का दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही आएगी 45, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें या आप दो रोज को इंटरचेंज कर दें, मैंने तो इस एग्जांपल में कॉलम्स को इंटरचेंज किया ना, अगर आप रोज को भी इंटरचेंज कर देते तो भी आपके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाना था। तो अगर दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो साइन आपका डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा, या अगर आप दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो भी डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट का साइन पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, if all elements in any row or column are multiplied by a constant then the determinant of the resulting matrix equals। अब यहां पर कांस्टेंट जो लिया है वो k है, तो डिटर्मिनेंट जो एंड पे आएगा वो k मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट होगा। यानी इसको अभी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है a, 2/2 मैट्रिक्स है, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, यहाँ पर वो है 66। सिंपली मैंने क्या किया 3 × 12 -5 × -6, तो मेरे पास आंसर क्या आया डिटर्मिनेंट का 66। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया सिर्फ। कॉलम 1 क्या था 3 और 5, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 6, 5 × 2 10, तो कॉलम 1 6 और 10 हो गया, कॉलम 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद मैंने इस न्यू मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाला तो वो कितना आएगा 132 आया, यानी 6 × 12 माइनस 10 × -6, तो मेरे पास 132 डिटर्मिनेंट आएगा। ये बेसिकली 132 किस चीज को शो कर रहा है कि आपका जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था 66, यानी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो डिटर्मिनेंट था 66, उसे आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 132 आ जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली वो k मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक है। यानी अगर मैंने ये मैट्रिक्स दिया हुआ था मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट 66 आया, अगर मैं कहता हूं कि मैं इसके फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, तो सिंपली आप कहें कि आप इस 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो डिटर्मिनेंट होगा। अगर मैं कहूं कि मैं इसके सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप इस 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी जिस भी कॉलम को या जिस भी रो को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिंपली डिटर्मिनेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास
न्यू डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी 4 है। ठीक है, इस एग्जांपल में ये प्रॉपर्टी 4 के अंदर मैंने सिर्फ कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। आप अगर रो को ही मल्टीप्लाई करते ना तो प्रॉपर्टी यही रहनी थी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम इज एडेड टू another row or column, then the value of the determinant is unchanged। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके 2x2 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो सिंपल है, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, मेरे पास -2 डिटर्मिनेंट आएगा। अब यहां पर मैं अगर रो 2 के अंदर यानी सेकंड रो के अंदर फर्स्ट रो का मल्टीपल ऐड कर दूं, मल्टीपल मींस कि अगर मैं फर्स्ट रो को एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दूं, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं ना मैं किस से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं सेकंड रो के अंदर ऐड कर दूं, कि क्या ऐड करूं, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से कर दें, 10 से कर दें, मर्जी आपकी। तो मैं सेकंड रो में ऐड करना चाह रहा हूं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स में फर्स्ट रो तो वही रहेगी 1 एंड 2, क्योंकि मैं सेकंड रो में ऐड करना चाह रहा हूं ना, सेकंड रो नहीं बनेगी। अब सेकंड रो क्या बनेगी? सेकंड रो में ऐड करना है मैंने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट रो में 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। ये जो 3 है वो 3 में ऐड होगा तो 6, वो 6 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आया था, 6 जब 4 में ऐड होगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो सेकंड रो मेरे पास क्या बन जाएगी? 6 एंड 10। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सेकंड रो के अंदर ऐड कर दिया फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी सेकंड रो में मैंने फर्स्ट रो का मल्टीपल ऐड कर दिया। अब उसके बाद इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूं तो ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली वही रहेगा, -2 जो पहले था। ठीक है, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं किसी भी कॉलम के अंदर किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज माइंड में रखिएगा कि आप किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो को 1 से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, यानी एज इट इज भी ऐड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। अब इसमें लास्ट वन, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। तो कैसे हेल्प आउट करता है वो क्रैमर ने एक मेथड बताया है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। ठीक है, तो यहां पर लाजमी है कि आप जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। आपको याद होगा जब हमने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि सिस्टम की एक डायमेंशन होती है जिसे हम m/n से शो करते हैं। m शो करता है नंबर ऑफ इक्वेशंस को और n शो करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो अगर इक्वेशंस और वेरिएबल्स की क्वांटिटी सेम है, फॉर एग्जांपल 2/2, 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स हैं, सेम क्वांटिटी है इक्वेशंस की भी और वेरिएबल्स की भी, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल सिर्फ उन इक्वेशन सिस्टम्स को डील करता है जिनमें इक्वेशंस की और वेरिएबल्स की क्वांटिटी सेम होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2/2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। 3x + 2y = 80 एंड 2x + 4y = 80, ये दो इक्वेशन हैं। सबसे पहले मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? बड़ा सिंपल है। आपको पता होगा कि वेरिएबल की लेफ्ट साइड पे उसका कोएफिशिएंट दिया होता है। तो यहां पर देखें कितने कोएफिशिएंट्स हैं? 4 कोएफिशिएंट्स हैं। ये 3, फिर 2, फिर 2, फिर 4। तो इन चारों कोएफिशिएंट्स का मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बना देता हूं, 3, 2, 2 एंड 4।
उसके बाद वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पर देखें एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स का मैं यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर बना लेता हूँ। कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा मैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाना है इसके दरमियान में। एक्स एंड वाई का मैंने एक कॉलम वेक्टर बना लिया। उसके बाद इज इक्वल टू आ गया। फिर ये दोनों कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर तो दोनों सेम है, डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती थी, 80 70 भी हो सकता था, जो भी वैल्यूज होती हैं आप इन दोनों कॉन्स्टेंट्स का एक कॉलम वेक्टर बना लेंगे। तो ये आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म में वो सिस्टम लिख दिया आपने इक्वेशंस का। कैसे लिखा, आपने कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लिया, फिर वेरिएबल्स का एक कॉलम वेक्टर बना लिया, फिर इज इक्वल टू के बाद कॉन्स्टेंट्स का एक कॉलम वेक्टर बना लिया। उसके बाद सिंपली आपने एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना, जो आपकी दोनों इक्वेशंस को एट ए टाइम सेटिस्फाई कर रही हो। तो एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवीजन के नीचे ये जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो यानी यहाँ पर मैंने जो डिवीजन के नीचे ये जो कोएफिशिएंट्स थे 3 2 2 4 उनके साथ वर्टिकल लाइन लगा दी ताकि हमें पता चल जाए ये डिटर्मिनेंट लेना है। सिमिलरली जब y वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो उसकी भी डिवीजन के नीचे वही कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। अब डिवीजन के ऊपर क्या आएगा, x वेरिएबल जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डिवीजन के ऊपर कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो x की जगह है, x की कौन सी जगह है, ये फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट कॉलम x को शो कर रहा है 3 एंड 2। यहाँ पर देखें इक्वेशन में 3x एंड 2x, ये बेसिकली 3 2 जो है ये x के कोएफिशिएंट्स हैं। तो जब x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स में ये जो फर्स्ट कॉलम है x का जो कॉलम है उसको आप कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। कांस्टेंट वाला कॉलम कौन सा है, 80 80। ये जो फर्स्ट कॉलम x वाला है इसे मैंने 80 80 से रिप्लेस कर दिया। सेकंड कॉलम 2 एंड 4 वैसे का वैसे ही रहा और इसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया। उसके बाद जब y वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था मैं तो उसमें जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है उसमें जो y वाला कॉलम है वो ये सेकंड कॉलम है 2y 4y, ये 2 और 4 जो है ये y वाला कॉलम है, इसे मैंने कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया। यानी सेकंड जो कॉलम था उसकी जगह 80 80 लिख दिया और फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे ही रहेगा 3 एंड 2। उसके बाद मैं सॉल्व कर लेता हूँ, x कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लूंगा 80 × 4 माइनस 80 × 2, वो आ जाएगा 160। उसके बाद ये जो नीचे डिवीजन के 3 × 4 माइनस 2 × 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। तो सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। उसके बाद यहाँ पर 3 × 80 माइनस 2 × 80, तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 80। फिर 3 × 4 माइनस 2 × 2, तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो मेरे पास y की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 10। यानी 20x होगा और 10 की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 10। तो मेरे पास पेयर बना 20, 10। तो ये पेयर जो है ये दोनों इक्वेशंस को एट ए टाइम सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस मेथड से आप 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3x3 पे भी अप्लाई हो सकता है सेम मेथड। 3x3 में क्या होगा, 3 इक्वेशंस होंगी और 3 वेरिएबल्स होंगे, तो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स जो होगा वो 3x3 बनेगा। और यहाँ पर जो वेरिएबल्स का वेक्टर बनेगा कॉलम वेक्टर, उसमें x y z 3 वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट का जो वेक्टर बनेगा कॉलम वेक्टर उसमें 3 कांस्टेंट्स होंगे। तो सिंपली आपने x y z वेरिएबल कैलकुलेट करते वक्त डिवीजन के अंदर कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रखना है तीनों में, और डिवीजन के ऊपर आपने अगर x कैलकुलेट कर रहे हैं तो x के कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट ले लेना है, y कैलकुलेट कर रहे हैं तो y के कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट ले लेना है, और अगर आप z कैलकुलेट कर रहे हैं तो z के कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट ले लेना है और सॉल्व कर लेना है। तीनों की x y z की वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये जो मैंने पेयर लिखा है यहाँ पर द पेयर ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 20 एंड 10, ये इसी क्वेश्चन का है, ये जो एग्जांपल हमने सॉल्व की है कि आपकी x की वैल्यू 20 रखें और y की वैल्यू 10 रखें, दोनों इक्वेशंस एट ए टाइम सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 2x2 सिस्टम होता है जिसके अंदर 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स होते हैं, उसमें मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी कि या तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, या तो
इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे या नो सॉल्यूशन, 3 पॉसिबिलिटीज। और तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी वहाँ पर। एक 2x2 सिस्टम दिया था जिसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, एक 2x2 सिस्टम दिया था जिसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे थे, और एक 2x2 सिस्टम दिया था जिसके अंदर नो सॉल्यूशन था। आपने उन तीनों एग्जांपल्स को इस क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो ये आपका टास्क है। अब मैं इस टॉपिक में सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस नहीं दे रहा, क्योंकि ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपने, क्योंकि आपको मैट्रिक्स तो बनाना आ गया है, 2x2, 3x2 या 3x3, 4x4, कोई भी मैट्रिक्स बना लें आप। खुद से कुछ ना कुछ मैट्रिसेस बनाएं, उनको ऐड करके देखें, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखें, उनको मल्टीप्लाई करके देखें, उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप मैट्रिक्स खुद से भी बना सकते हैं या आप गूगल से भी ले सकते हैं, किसी बुक से भी ले सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस ऐड नहीं किया।